जैसे कभी कोई टीचर देती है सम्स करने की, तो सबसे पहले मेरा हो क्या तो सारे स्टूडेंट शॉक करते कि यार ये किस की जो मेथड है अबेकस की, तो एक अलग डायरेक्शन में काम कर रही है और हमारा एजुकेशन सिस्टम या स्कूल में जो बच्चे सीख रहे हैं वो एक अलग डायरेक्शन पर, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता इन दोनों मेथड्स को लेके। 5 3 2 9 6 8 2 3 6 2 1 3 2 7 6 2 4 3 7 2 दैट इज। मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा डिफरेंट पार्ट है अबेकस के अंदर वो ये है कि हमने गेट्स अबेकस प्रोग्राम को दुनिया का पहला रिदमिक अबेकस प्रोग्राम बनाया कि हमारे वैदिक काल के ऋषिगण बच्चों को, शिष्यों को जो ज्ञान देते थे उसको वो सुनकर और बोलकर तो याद रखते थे। जब चाकू में धार होती है तो किसी सब्जी को काटता है। हम बच्चे का एक ब्रेन डेवलप कर रहे हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि एबेकस एजुकेशन को मैथ एजुकेशन से तोड़ लिया गया है। उसकी ऑब्जर्वेशन इसकी मजबूत होना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस, उसकी क्रिएटिविटी, उसका स्पीड, उसका एक्यूरेसी, यह हम बात करें उसका लेवल ऑफ कॉम्प्रहेंशन, या फिर इससे भी बढ़ के बात करें कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से एक बच्चे को कैसे हम फोटोग्राफिक मेमोरी की तरफ लेके जा सकते हैं। ये सब कुछ इस एबेकस एजुकेशन से पॉसिबल, जिसमें हम बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से हटा के फोकस करते हैं। और आपका सवाल ये कि हमने क्या डिफरेंट किया है। एबेकस बेसिकली एक टूल है और इस टूल का जो उद्भव हुआ, जब इसका जो ओरिजिन हुआ, वो मनुष्य ने उंगलियों पर जब काउंटिंग करना सीखा, उसके बाद में ये पहला टूल था जब मनुष्य ने इस पर कैलकुलेशन स्टार्ट किए। लेकिन ये काफ़ी रिफाइन हुआ, इसके अलग अलग जनरेशन्स आई और अलग अलग कंट्रीज़ में ये जब ट्रैवल करके इंडिया में आया फाइनली, तो हम इसके जापानीज़ वर्जन से जो है मुखातिब हुए। और आज जितने भी बच्चे एबेकस एजुकेशन को ले रहे हैं, ये बच्चों के द्वारा जापानीज़ वर्जन से ही लर्निंग की जाएगी। जैसे हम बोले जापानीज़ की, क्या हमारे वैदिक कल्चर में या हमारे भारतीय संस्कृति में एबेकस से रिलेटेड कुछ देखने को मिलता है प्रीवियसली? देखिए, हम भारतीय संस्कृति में इसको गिनतारा के नाम से जानते हैं। अच्छा, ओके। इसके अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है। जैसे ये जो वर्ड है एबेकस, इसका उद्भव हुआ एबैक्स से। एबैक्स तो एबैक्स का बेसिक मीनिंग है काउंटिंग टेबल, और वहीं से फिर ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जापानीज़ में इसे सोरोबन बोलते हैं, कहीं इसे जुसवान बोला जाता है, और इस तरीके से हमारे भारतीय भाषा में इसे गितारा के नाम से हमारे पास आपका एक टूल है, उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये कैसे, ये क्या टेक्निक है, क्या साइंस है इसके बीच में? ओके, ठीक है मधुर जी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, और हमारी ऑडियंस भी जब इस विषय से परिचित होगी, यकीनन आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, विशेषकर पेरेंट्स को, कि ये जो इस समय आप देख रहे हैं ये टीचर डिस्प्ले एबेकस है। यानी कि इस एबेकस का उपयोग टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान करते हैं। अब आप इसे समझिए कि ये जो पूरा हमें दिख रहा है, जैसे हमारा एक फ़ोटो है वो एक फ्रेम के अंदर होता है, ऐसे ही एबेकस का भी अपना एक फ्रेम है। तो ये एबेकस की फ्रेम है जो हम देख रहे हैं, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस पार्ट को हम डिवाइडर बोलते हैं। सो ये डिवाइडर हुआ। अब ये डिवाइडर एबेकस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में अपर डेक और लोअर डेक भी बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारा एबेकस क्लियरली 2 भागों में विभक्त हो गया है, अपर एंड लोअर। अब यहाँ पर आप इस डिवाइडर पर कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, और इन पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेंटर पॉइंट। यही हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देने में फोकस करते हैं कि जब बच्चे हमारे कैलकुलेशन से स्टार्ट करें तो वो सेंटर रॉड से ही कैलकुलेशन स्टार्ट करें। अब जैसे मैंने वर्ड बोला रॉड, तो यहाँ जो आप ब्लैक स्टिक्स देख रहे हैं, ये ब्लैक स्टिक्स जिनके अंदर ये सारी बीड्स हैं, ये रॉड्स हैं। और यहाँ पे ये जितनी भी बीड्स आप देख रहे हैं ये अपर बीड्स हैं, और इस तरफ ही जो आप देख रहे हैं ये लोअर बीड्स है। अपर साइड के डेक पर यानी अपर पार्ट पर आप एक सिंगल बीट देख रहे हैं, वहीं पे लोअर साइड पर 4 बीट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो जापानीज एबेकस है हम लोगों के पास,
इसमें हम 1 बीट को ऊपर देख रहे हैं, 4 बीट्स को डाउन साइड देख रहे हैं। तो ये क्या मूवमेंट होता है इन बीट्स का, है क्या, कैसे मतलब कैलकुलेशन सब कुछ? हम 2 + 2 करते हैं तो 4 होता है। बहुत सिंपल सा एग्जाम बताए, तो वो एबेकस में 2 + 2 कैसे होता होगा? राइट। तो एबेकस पे बच्चों को हमको सबसे पहले ट्रेनिंग पार्ट के अंदर ही बताना होता है कि आप अपने खुद के एबेकस को कैसे होल्ड करें। तो हाउ टू होल्ड एबेकस ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। देन हाउ टू होल्ड पेंसिल, आप पेंसिल को कैसे होल्ड करने वाले हैं। तो ये जो एबेकस है इसको ऑपरेट करने के लिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हम लोग इसमें बच्चों के दोनों हाथों का उपयोग करते हैं। बच्चों के दोनों हाथों को उपयोग करने का मतलब है कि हम लोगों के पास में ब्रेन तो एक है, लेकिन इस ब्रेन के 2 हेमस्फीयर, लेफ्ट हेमस्फीयर एंड राइट हेमस्फीयर, यानी दिमाग के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। तो जब हमारे बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं वो अपने एक हाथ का ही उपयोग कर रहे हैं। या तो हमारे बच्चे राइट हैंडेड हैं या वो लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रहे हैं लिखने के दौरान। अब जब बच्चे अपने सीधे हाथ का उपयोग कर रहे हैं तो हमें समझना है कि वो अपने दिमाग के लेफ्ट साइड के पार्ट का यूज़ कर रहे हैं। इसी को आराम से समझिए, अगर कोई बच्चा अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करता है तो वो अपने दिमाग के राइट साइड के पार्ट का यूज़ करता है। अब मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का स्कूल एजुकेशन से दिमाग का एक हिस्सा ही विशेष रूप से सक्रिय रहता है। लेकिन वहीं अगर हम एबेकस एजुकेशन से हमारे बच्चे को जोड़ते हैं तो चूंकि एबेकस एजुकेशन में बच्चों को दोनों हाथों से एबेकस को ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे के दोनों हेमस्फीयर यानी दिमाग के दोनों हिस्से एक साथ प्योर में आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूँ कि एबेकस केवल कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ नहीं होगा बच्चों की। बिल्कुल, जैसे हम बहुत छोटा सा दायरा हो गया, यदि मैं कैलकुलेशन और एबेकस को रिलेट करते ही बहुत छोटी सी चीज़ हो गई फिर तो। हाँ देखिए मधुर जी, आपने कुछ देर पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि एबेकस टूल पे कैलकुलेशन 2 और 4 कैसे हो। लेकिन मैं इस चर्चा को यहाँ पे इसीलिए लेके आया क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि एबेकस एजुकेशन को मैथ एजुकेशन से जोड़ लिया गया है। एंड लोग ये समझते हैं कि एबेकस कोर्स को ज्वाइन करा देने से उनके बच्चों का मैथ्स अच्छा हो दिल को। लेकिन ये एक दूसरा फैक्ट है। इसका प्राइमरी फैक्ट ये है कि जब आप बच्चे को एबेकस एजुकेशन से जोड़ते हैं तो उसका पूरा ब्रेन डेवलप होता है। एंड ये उसका बाय प्रोडक्ट है कि जब हम बच्चे को एबेकस एजुकेशन से जोड़ रहे हैं तो नंबर को एज ए मीडियम इस एबेकस को ट्रेनिंग देने के लिए बच्चे को यूज़ किया जा रहा है। यानी जब हम बच्चे को एबेकस ट्रेनिंग दे रहे हैं तो अंक गणित को, अरिथमेटिक को एक भाषा के बतौर इस एबेकस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इसका रिजल्ट ये है कि बच्चे जब नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनका इंटरेस्ट एबेकस एजुकेशन में मैथ्स की तरफ झुक जाता है, तो उनका मैथ फोबिया कम हो जाता है। गणित उनके लिए अब बोरिंग सब्जेक्ट नहीं रह जाता है, वो ज़्यादा रुचिकर सब्जेक्ट बन जाता है, जिसका इम्पैक्ट एक लार्ज लेवल पे ये देखने में आ रहा है कि एबेकस इज़ फॉर मैथमेटिक्स। जबकि एबेकस एजुकेशन का मतलब था कि हमारे बच्चे को इस एजुकेशन को जोड़ने से उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल मजबूत होना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस, उसकी क्रिएटिविटी, उसका स्पीड, उसका एक्यूरेसी, यह हम बात करें उसका लेवल ऑफ कॉम्प्रहेंशन, या फिर इससे भी बढ़ के बात करें कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से एक बच्चे को कैसे हम फोटोग्राफिक मेमोरी की तरफ लेके जा सकते। ये सब कुछ इस एबेकस एजुकेशन से पॉसिबल। भी हम बोला फोटोग्राफिक मेमोरी, ये क्या होता है फोटोग्राफिक मेमोरी? देखिए फोटोग्राफिक मेमोरी का मतलब ये है, अगर अभी मैं इस विषय को ये स्थगित करूँ, रोकूं और आपको लेके जाऊं कि हम लोगों के लर्निंग पैटर्न में 3 मुख्य बातें हैं। मधुर जी, आप, मैं और हम सभी लोग जो हमारी ऑडियंस भी इस पूरे पॉडकास्ट को देख रही, हम लोग 3 तरीके से चीज़ें सीखते हैं। एक हम देखकर सीखते हैं, एक हम सुनकर सीखते हैं और एक हम कर सीखते हैं। मैं बहुत सामान्य भाषा में बोल रहा था। अगर हम इसको साइंस की लैंग्वेज में भी देखें तो ऑडिटरी लर्निंग होती है, विजुअल लर्निंग होती है एंड देन किनेस्थेटिक लर्निंग होती है। आप देखते हैं कई सारे बच्चे हैं जो सिर्फ लिखकर ही याद कर पाते हैं। कई सारे बच्चों को सिर्फ सुनना ही पसंद है, वो सुन के ही चीज़ों को याद रख लेंगे। लेकिन कई सारी चीज़ें बच्चे इसमें के होंगे जो जिनकी विजुअल मेमोरी बहुत शार्प है और वो देखकर चीज़ें सीखते हैं। अब जो हमारा सवाल है कि बच्चों की फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे स्टिमुलेट की, तो एबेकस में बच्चों को मैथ से फोबिया खतरा इसलिए होता है कि अभी जब आप देख रहे हैं कि आपको अगर किसी 1 या 2 नंबर को याद रखना है
तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपके सामने उपस्थित है, लेकिन एबेकस के अंदर वो नंबर अब एक पिक्चर के रूप में बच्चा देख पा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर इस एबेकस पे, जैसे आपने बोला कि 2 + 2 4 कैसे होगा, तो अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ और मैं यहाँ बताता हूँ कि लोअर डेक पर यानी नीचे की तरफ की 1 बीट की वैल्यू 1 है, लेकिन इसकी वैल्यू तब तक कुछ नहीं है जब तक कि ये बीट इस डिवाइडर को टच नहीं करती है। यानी यहाँ पर ये अनरजिस्टर्ड वैल्यू है, ये रजिस्टर्ड हो जाएगी जैसे ही ये इस डिवाइडर को टच करेगी। अब जैसे मैंने बताया लोअर डेक पर एक सिंगल बीट की वैल्यू 1 है, और जैसे ही ये नीचे की तरफ से ऊपर आकर इस डिवाइडर को टच करती है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई है 1। मधुर जी, आपको क्या दिख रहा है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक वो डिवाइडर से टच नहीं होगी, जब तक वो एक्टिवेट नहीं है टाइप्स। अरे अभी रजिस्टर्ड हो गई, अभी तक ये अनरजिस्टर्ड थी। सो दिस इज रजिस्टर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे बच्चे ने किया कि वो थंब से उस सिंगल बीट को ऊपर की तरफ उसने उठाया और इस डिवाइडर से टच कर दिया। यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास आ गई और वो थी 1। अब आइए मैं साथ ही साथ अपनी ऑडियंस को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपना एक एंगेजमेंट लेके आइएगा। अब मुझे आप बताइए मधुर जी, इतना हो गया है 2, ये 2 हो गया है, 1 1 2 हो गया है। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए कितना हो गया है? अभी 3 हो गया है। ओके, और अब ये कितना हो गया है? ये 4 हो गया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि लोअर डेक पर एक सिंगल बीट की वैल्यू 1 है और हमारे पास 4 बीट्स अवेलेबल है। तो 1 2 3 4 हम लोगों ने इस तरीके से देखा। अब मैं ऑडियंस से भी और आपसे भी मधुर जी यहाँ पर रैंडमली कुछ अप्स एंड डाउन्स करूँगा। जो भी बीट इस डिवाइडर को टच कर रही होगी उसको ऑब्जर्व करके आपको बताना है कि आप क्या देख रहे हैं। ओके, सो आप बताइए कितना होगा? 2 2 3 1 4 2 1 4 0। तो मुझे ही ये 30 सेकंड में इतना फोकस्ड वे में और इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था कि नहीं, सेम चीज़ जब हम हमारे कोचिंग है क्लास पे देखते थे कि मैथमेटिक्स, तो वो और ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अब जैसे आपने डिफरेंस को फील किया, तो आपने इसलिए फील किया क्योंकि उस समय में जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था आप उनको ऑब्जर्व कर रहा था। हमें फील कर रहा था मैं, तो आपने जैसे बोला ना टच हो जा रहा है एक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा। राइट, सही, ये आपने अपने ऑब्जर्वेशन को यूज किया। बेसिकली हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन ऑब्जर्व अपने ब्रेन से करते हैं, तो ये एक डिफरेंस होता है। तो हम अपने बच्चों के ब्रेन को एक्टिव करने के लिए उनको क्लासरूम में जो सबसे पहले ट्रेनिंग देते हैं वो ये देते हैं कि वो उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे और एनहांस हम कर सकते हैं। राइट, तो जैसे हमने देखा कि ये 1 2 3 4 लोअर डेक पर नीचे की तरफ की बीट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब ये ऊपर की तरफ आप एक बीट को देख रहे हैं, ये जब बीट नीचे की तरफ आकर इस डिवाइडर को टच करेगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अच्छा, तो ये जब एक सिंगल बीट नीचे से ऊपर की तरफ आती है, जैसा कि हमने पहले देखा ये 1 थी, लेकिन ये ऊपर की बीट जब नीचे की तरफ आएगी तो ये डिफरेंस है, ये 5 होगी। अच्छा मुझे बताइए, आप सिंगल डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? नहीं, सिंगल डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 0। ओके, और हम जब इस सेंटर रॉड पर जब कोई भी वैल्यू को नहीं पा रहे हैं, ये 0 है, मतलब एक नंबर यहाँ अवेलेबल है 0। यहाँ पर हमने 1 से लेकर 4 तक देखा। अब हमने देखा कि हम अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मैंने 1 2 3 4 को करने के लिए तो थंब को यूज़ किया था, लेकिन जब मैं 5 करता हूँ मैं अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया 5। ओके मधुर जी, अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे फिर से फोकस करें। अब आप मुझे बताएं, जब 5 में एक 1 आ गया यहाँ पर 6, तो ये कितना आ गया? सो दिस इज नॉट 2, दिस इज 6। इसमें एक अपर बीट है और एक लोअर बीट है, कि हमारे पास 6 हो गया। अब ये कितना हो गया? 7 कैसे हो गया? 5 6 7। ओके, बैक 8 5 6 7 8 एंड देन 9। सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 9। और ये एबेकस इतना साइंटिफिक टूल है कि अगर हम एक सिंगल रॉड पे काम कर रहे हैं, ये सबसे छोटी वैल्यू को और सबसे बड़ी वैल्यू को एक साथ देख। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज हम फिर से अपने पेरेंट्स से कराएंगे और आप भी मेरे साथ करेंगे। अभी आपको क्या दिख रहा है? 4। ओके, 6 8 7 9 5 0 0
ग्रेट। हमारे कन्वर्सेशन में मुझे एक चीज लगी कि इतना जो ये कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि ये और बढ़ेगा या क्या होगा, बट जिस एज ग्रुप के बच्चों को हम एबेकस एजुकेशन में लाते हैं, तो क्या इतना सही है कोई दिमाग के लिए इतनी कॉम्प्लिकेशंस? मैं तक हो सकता हूँ, देखिए प्रकाश समझना चाहिए कि पहली बात हमें यह समझना होगी कि कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होता है, प्रोसेस होती है। कॉम्प्लिकेशंस तब होती है जब प्रोसेस अच्छी नहीं होती। अगर हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे और उसको रिफाइन करेंगे तो छोटे से छोटे बच्चे को बहुत अच्छी लर्निंग दी जा सकती है। और हम गेट्स एबेकस में छोटी से छोटी प्रोसेसेस को इतना आसान बनाते हैं कि हर बच्चा हमारा वो एबेकस को ऐसे सीख सकता है जैसे उसने कभी नहीं सीखा था। मुझे लगता है शायद मैं आपको पिछले 20 साल से जाता हूँ, सो आपने कई बड़ी कंपनीज के साथ भी अच्छे से कह रहे हैं, और फिर आपने एबेकस को भी अपनी तरीके से कुछ डिज़ाइन किया, मुझे जितना समझ पाता, या घर बात करते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ है क्या कि जो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था उसको आपने रीस्ट्रक्चर किया? देखिए बहुत लंबा समय हुआ, करीब 19 वर्ष में एबेकस एजुकेशन में पूरा कर चुका साथ, और लगभग कब 6 महीने का समय बचा हुआ है जब मैं 2 दशक पूरे कर लूँगा एबेकस एजुकेशन में। मैंने पाया कि जो एक प्रोग्राम हम लोगों को जिस समय मिला था और जिस कॉन्टेक्स्ट में मिला था, वो कॉन्टेक्स्ट और वो प्रोग्राम के अंदर काफ़ी भिन्नता थी। और अगर मैं बताऊं तो आपने देखा होगा एक समय था जब कंप्यूटर कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों को लर्न कराया जाता था, और बहुत एलिट क्लास फैमिलीज़ के बच्चे कंप्यूटर को लर्न कर पाते थे, और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोग्राम्स हुआ करते थे कंप्यूटर के। लेकिन आज हम देखते हैं कंप्यूटर स्कूल के अंदर हर बच्चे की शिक्षा का एक हिस्सा बन गया है, और स्कूल में ही बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन ले लेते हैं। मेरा ऐसा मानना हुआ कि जब तक हम एबेकस को हर बच्चे के लिए कस्टमाइज़ नहीं कर पाएंगे, हर बच्चे को एबेकस सिखाने के लिए उसके लिए एक वेल डिज़ाइन प्रोग्राम स्कूल तक नहीं लेके जा पाएंगे, तो एबेकस कुछ गिनती की कंपनीज़ के और कुछ एलिट क्लास के फैमिली के बच्चों के हाथ में ही रह जाएगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2015 से हम लोगों ने एबेकस फॉर स्कूल्स स्टार्ट किया कि ना केवल बच्चे हमारे लर्निंग सेंटर्स पर ही एबेकस का ट्रेनिंग लें, बल्कि वो स्कूल में भी बहुत इकोनॉमी लाइक उनका पेमेंट हो, इतना पेमेंट हो कि भारत के छोटे से गांव के अंदर एक नीचे ऐसे बच्चे को हम एबेकस एजुकेशन दे पाएँ, ब्रेन एजुकेशन दे पाएँ, मैं बोलूँगा इससे बढ़कर, जिसके पास में बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, और स्कूल भी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है कि वो इस प्रकार के ब्रेन एजुकेशन को लाता है। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रख के हमने कस्टमाइजेशन किया कि एक छोटे से गांव के स्कूल से लगा के एक बहुत बड़े CBSE ICSE स्कूल तक हम हर वर्ग के बच्चे एक एबेकस प्रोग्राम दें। सर मैंने एक बुक पढ़ी थी कि उसमें कई सारे मॉड्यूल्स बनाने के, आपको क्या पसंद है, आप किस चीज़ से पैसा कमा सकते हैं, या सोसाइटी को उस चीज़ की ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस मिशन और जिस विज़न को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट सोसाइटी के लिए या हमारी मेंटरी के लिए बहुत बड़ा योगदान आप दे रहे हैं। मुझे एक चीज़ और भी कंफ्यूज कर रही है कि आप की जो मेथड है एबेकस, तो एक अलग डायरेक्शन में काम कर रही हो, और हमारा एजुकेशन सिस्टम या स्कूल में जो बच्चे सीख रहे हैं वो एक अलग डायरेक्शन पर, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता इन दोनों मेथड्स को लेके? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मदर जी कि हम जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सभी के अंदर उन कॉन्सेप्ट्स में, और एबेकस द्वारा जब हम ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स में अगर क्लैशिंग हुआ तो क्या होगा है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि एबेकस बच्चों को एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में काम करने से अलग हटके उनको विजुअल्स के काम करने के लिए मजबूर करता है। एबेकस बच्चे की ऑडिटरी मेमोरी को, ऑडिटरी लर्निंग को इम्प्रूव करता है। तो ये हम बोले कि वो स्कूल के कॉन्सेप्ट से भिन्नता आ जाती है। मैं बोलूँगा स्कूल के कॉन्सेप्ट के लिए ये पूरक कॉन्सेप्ट है, यानी जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लिए पूरा नहीं कर पा रहा है, एबेकस उस करंट एजुकेशन सिस्टम में एक सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे मैंने कुछ देर पहले चर्चा में आपसे ये कहा कि बच्चे अपने सिर्फ सिंगल हाथ को यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक सिंगल साइड के ब्रेन से ज़्यादा डोमिनेंट्स आ रहे हैं,
और यहाँ पर एबैकस एजुकेशन उनके बोथ साइड के हेमोस्फीयर को एक साथ एक्टिवेशन में लाकर उनको कंप्लीट ब्रेन को यूज़ करना सिखा रही है। तो जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे हम एक कमजोरी पा रहे हैं, वहाँ एबैकस उसको पूरा करने के लिए काम कर रहा है। रही बात जोड़ घटाओ गुणा भाग की, तो जोड़ घटाओ गुणा भाग में बच्चे बहुत क्विक हो जाते हैं। वो इतने क्विक हो जाते हैं कि जब टीचर कोई कैलकुलेशन अगर ऑन बोर्ड करा रहा है और क्लास के अंदर जो हमारा बच्चा बैठा हुआ है जिसने एबैकस सीखा हुआ है, तो वो मेंटली ही उन सवालों को सॉल्व कर देता है। अब चूंकि इसके अंदर एक क्लैशिंग ना हो, जैसा आपका सवाल था, हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि आपको स्कूल की मेथड्स को एज इट इज़ फॉलो करना है। यानी कि आप जब स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एंड वो ज़रूरी भी है। तो एक तरफ देखा जाए तो बच्चों के अंदर जो डलनेस थी, उस डलनेस को एबैकस ने स्पीड में कन्वर्ट कर दिया, और उनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में एबैकस के माध्यम से एक बच्चे के फॉर्म कैपेबल कर पाए। और आप देखेंगे कि जो बच्चा स्क्रीन टाइम के कारण से और अन्य अनेक कारणों से भी डिस्ट्रैक्टेड था, जिसकी विजुअल मेमोरी बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली अच्छी नहीं थी, उसको हम लोग बहुत फोकस्ड करवाए, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करवाए टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट, कि हमारा बच्चा आज बैठकर यहाँ स्टडी कर रहा है, वो ट्रैवल कहीं और कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया डिस्ट्रैक्शन, और वो डिस्ट्रैक्शन अब इस लेवल पे बढ़ गया है कि हमारा जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन, वो अभी मैंने रिसेंटली ही बढ़ा था, सिर्फ 6 सेकंड्स रह गया है। यानी हम 6 सेकंड तक किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित रखने के बाद में अपने आप को कैपेबल नहीं पा रहे हैं, ना ही हमारे बच्चे पा रहे हैं कि हम उस पर और फोकस कर पाए। तो करंट एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का लेवल आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एबैकस एक वरदान की तरह आज करंट एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के फोकस को अलाइन करने के लिए साबित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम आके किसी स्टूडेंट को लाइव डेमो दे सकें हमारे रिव्यूअर्स को, कि जब हम ऐसा शूट करते हैं ना, ऐसा लगता है उन्होंने ये आईडी कर लिया होगा, इस टाइप की चीज़ें हो रही होगी, तो हम राइट अप कोई ऐसा डेमो दे सो दैट बच्चों को या जो पेरेंट्स इस फील्ड में अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, हम तीन नीचे हमारे सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं लाइव। बिल्कुल, ये जो मेंटल अरिथमेटिक जो पार्ट है, इस पर इसी चर्चा में जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने ये बताया कि बच्चों की स्पीड, उनकी एक्यूरेसी, उनकी ऑडिटरी स्किल, उनकी विजुअल स्किल, ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करती है, इम्प्रूव होती है। और आपके इस पॉडकास्ट में मेरे सामने एक स्टूडेंट को लेके आया, वो हमारी बहुत प्यारी बच्ची है, आरात्रिका सिंह सिसोदिया। उसके माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि कैसे बच्चों को जब एबैकस ट्रेनिंग दी जाती है तो वो सिर्फ सुनकर ही चीज़ों को याद रखते हैं, रिगेन करते हैं, नेट रिकॉल करते हैं, और कैसे वो कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज कैलकुलेशंस कर पाते हैं। एक बार और बताइए, सिटिंग रिकॉल। हाँ, मतलब वो बहुत अच्छा लगा। सो ऑडिटरी जब हमारे बच्चों की लर्निंग होती है तो सबसे पहले बच्चे चीज़ों को, यानी कि ज्ञान को, सूचनाओं को धारण करना सीखते हैं, रिटेन करना सीखते हैं, एंड जब बच्चे की रिटेंशन पावर बढ़ती है तो फिर रिकॉल वो कर पाते हैं। एंड ये मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम पेरेंट्स का सवाल होता है कि हम अपने बच्चे को कैसे ज़्यादा फोकस्ड कर सकते हैं या कैसे ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ सकता है अगर आपके बच्चे का रिटेंशन नहीं है तो। सो रिटेंशन और एंड देन फिर रिकॉल कर, तो जितना समय तक बच्चे की कैपेसिटी होगी रिटेन करने की और फिर उसके बाद में रिकॉल करने की, उतना ज़्यादा वो बच्चा फोकस हो पाए। तो एबैकस ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जब हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स को रिटेन करना सिखाते हैं अपने ब्रेन के अंदर। एंड वाई कि वो जब बच्चे नंबर्स को सुन रहे हैं, वो रिटेन भी कर रहे हैं, कैलकुलेशंस भी कर रहे हैं, और इन नंबर्स को पिक्चर्स में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसके पहले कि मैं इस पॉडकास्ट में बच्चे के डेमो को आप लोग सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस एबैकस एजुकेशन में हम लोग बच्चों को 34 फार्मूलाज सिखाते हैं, और ये 34 फार्मूलाज को सिखाने के 4 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम ऐसे ऑपरेशंस को लेते हैं जो बिना किसी फॉर्मूले की मदद से इस एबैकस पे हम जोड़ या घटाव मिटा सकते हैं, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, कि डायरेक्ट मेथड होती है। फिर डायरेक्ट मेथड के बाद में हम ऐसे कॉम्बिनेशंस लेके आते हैं जो नंबर 5 के साथ में रिलेशन में है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं 1 को लेके आता हूँ तो 1 का जो फ्रेंड है वो 4 इसलिए है क्योंकि 1 और 4 मिलके 5 बना देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 2 को लूँगा तो 2 का फ्रेंड 3 हो जाएगा
क्योंकि 2 और 3 मिलके 5 बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे नंबर्स जो 5 के लिए पूरक का काम करते हैं, वो सारे फॉर्मूले हमारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। देन हम नंबर 10 को बेस नंबर लेते हैं और ऐसे नंबर्स को लेके आते हैं जो कि आपस में मिलकर 10 का निर्माण करते हैं। ऐसे हमारे सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग 5 महीने के दौरान बच्चों को 34 फॉर्मूलाज एबेकस टूल पे सिखाते हैं। इसके बाद में इस एबेकस टूल को बच्चों की नज़रों के सामने से हटाना शुरू करते हैं और बच्चे को कहते हैं कि अब जिन नंबर्स को आप अभी तक एबेकस पे कैलकुलेट करते आए थे, अब आपको उनको अपने माइंड में बिना एबेकस की सहायता के कैलकुलेट करना। यानी कि अब बच्चे के सामने एबेकस उपस्थित नहीं होगा, अपने माइंड में बीट्स को विजुलाइज करते हुए कैलकुलेशंस करनी। जैसे कि आप देखते हैं बच्चे कैलकुलेशन करने के दौरान अपनी फिंगर्स को मूव कर रहे होते हैं, ढेर सारी वीडियोस में आने लगा और कुछ मामलों में फनी भी दिखता है, बट एक्चुअली दे आर विजुलाइजिंग, दे आर मेनली यूजिंग देयर राइट साइड ऑफ द ब्रेन। और आप यहाँ पे जाके वो इमेज फॉर्मेशन में आ रहे हैं, यानी कि वो नंबरों की इमेजेस को मर्ज करके नई इमेज बना रहे। अब आप होनी चल रही। अब मैं आपको थोड़े समय के बाद बताऊंगा कि इसका एक्चुअल कितना डीप इम्पैक्ट है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में, जब हमारे बच्चे बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं और वो बच्चे जो एबेकस के द्वारा ट्रेनिंग ले रहे हैं वो, और एक वो बच्चे जो एगातिस के द्वारा ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं वो, क्या चेंजेस हम बच्चों के अंदर लेके आते हैं, उस पर मधुर जी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले जैसा कि आपने बोला, मुझे ब्रीफ करना बहुत जरूरी था कि जब हमारे बच्चों के सामने से एबेकस हटता है और बच्चे अपने ऑडिटरी, विजुअल और किनेस्थेटिक को यूज़ करते हैं तो कितने ज़्यादा बैलेंस बच्चे होते हैं। आइए हम बुलाते हैं हमारी प्यारी सुबीर आरात्रिका सिंह सिसोदिया। अभी तक अपन लोगों ने जितना डिस्कशन किया उस पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। बच्चों का डेवलपमेंट ऐसे होता है, हमारी एबेकस की ये पॉजिटिव होती है, इसलिए बच्चों को ये सब चीज़ें काफ़ी। हम एक लाइव डेमो लेते हैं आपकी स्टूडेंट जो आपने बताया, पहले इनके बारे में बताइए और कुछ लाइव क्वेश्चन आप पूछें, देखते हैं कैसे काम करती है आपकी साइंस। देखिए मेरे साथ एक स्टूडेंट है मिस आरात्रिका सिंह सिसोदिया, और आरात्रिका इस समय हम लोगों की गेट्स एबेकस के फाइनल लीडर 8th लेवल स्कॉलर्स में है। और आरात्रिका ने 2 टाइम्स नेशनल लेवल कंपटीशन फेस की है, जिसमें वो चैम्पियन और फर्स्ट रनर पोजीशन लेकर के आए हैं। और आज हम आरात्रिका के माध्यम से देखेंगे कि बच्चों को नंबर्स को सुनकर ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आरात्रिका के पास ना तो पेपर है और ना ही पेंसिल, सुनकर ही आरात्रिका नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगी या ऐसा करेगी। एंड फिर हम एक बार फिर से शॉर्ट पे डिस्कशन करेंगे कि एबेकस के माध्यम से कैसे ये रिजल्ट्स आ पा रहे हैं। तो आरात्रिका, हम अपनी ऑडियंस को आपके माध्यम से एक डेमो दिखाना चाहते हैं। हम सिंगल डिजिट के नंबर्स को आपको कॉल आउट करेंगे, आपको उन नंबर्स को सुनना है और ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। 5 3 2 9 6 8 2 3 6 2 1 3 2 7 6 2 4 3 7 2, दैट इज 83। और ये जो कमी है आरात्रिका, ये क्या है, ये क्या करनी है? देखिए आरात्रिका जो है एबेकस को जब इन्होंने ऑपरेट करना सीखा, उसके बाद में एबेकस में जब नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के एक फार्मूलाज को हम यूज़ करते हैं, तो हमारे बच्चे विजुलाइज करने के लिए कि वो पहले जिस तरीके से एबेकस को ऑपरेट करते थे वो इस तरीके से फिंगर्स को मूव करते हैं। ओके, एंड कुछ समय के बाद में आरात्रिका का फिंगर मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, यानी कि सिर्फ सुनकर ही बिना वाइब्रेशन के किसी भी नंबर को प्लस और माइनस कर सकते। मुझे एक बार और ये थोड़ा सा स्क्रिप्टेड भी हो सकता है हमारी ऑडियंस के लिए, एक रैंडम आपकी एक तो और इस तरह भी। मधुर जी, जैसा आपने एक शब्द का उपयोग किया स्क्रिप्टेड, यस, आजकल तो ऐसे डिजिटल युग में और इस पॉडकास्ट के युग में सब कुछ स्क्रिप्टेड हो सकता है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि एबेकस एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो बच्चों के नंबर्स को उनके माइंड में विजुलाइज कराने पर बेस्ड है। यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, आप नंबर्स को रट नहीं सकते हैं, और वो भी जब वो अलग अलग फॉर्मेट्स में आपके सामने आते हैं। तो मैं इसके पहले कि और फर्दर करूं, हाँ, इस पॉडकास्ट को फर्दर मूव करूं, मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से एक सवाल बनाकर आरात्रिका से पूछें, ताकि जब आप अपने एंड पे टेस्ट करेंगे तो हमारी ऑडियंस को भी ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी फील होगी और
मे बी फिर फर्दर और एडवांस डेमोज दे सकूँ। रैंडमली हम नंबर्स लेते हैं 24 54 86 12 92। 260। ओके, सो मधुर जी, जैसे आपने कुछ रैंडम नंबर्स बोले, आई एम वेरी श्योर कि आपने जब इन नंबर्स को बोला तो आप उनको रिकॉल भी अब नहीं कर सकते कि आपने कौन से नंबर पर एग्जैक्टली उसी क्रम में पूछा था, लेकिन बच्चे ने उसी क्रम में नंबर को सुन के सेम टाइम में आंसर किया। तो ये थ्रू विजुअलाइजेशन है। यस, सो मैं चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल से यूज़ करके भी कैलकुलेटर को इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे और फिर ऑडियंस को भी आप बता पाएंगे कि ये एक ऑथेंटिक आंसर है या नहीं है। सर ये आपने तो पूछ लिया, आपकी स्टूडेंट भी आपसे कनेक्टेड हो, तो मुझे डाउट हो रहा है, मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप ये टोटल करके बताइएगा मुझे। 25 36 95 65 75 15 45। 356। मैं एक और बिना डाउट है, फिर से मैं एक बार और करता हूँ। 12 17 95 85 36 -14 -19 +40। 226। ये मेरी स्क्रीन हम हमारी ऑडियंस को बताइए, मुझे नहीं पता ये कैसे कर पा रहे हैं बच्चे या कैसे इन्होंने ये इतनी जल्दी आंसर दिया। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब आपके दिमाग में क्या चीज़ें चलती हैं, आप बताएं थोड़ा सा। जो अबेकस में बीट्स यूज करते हैं, जैसे वैसे हम माइंड में अबेकस को इमेजिन करते हैं और फिर उस बीट्स को हम उसी चीज मुझे बहुत सरप्राइजिंगली कई बार कैलकुलेटर पे गलती कर देते हैं या वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है एज कम्पेयर टू दिस प्रोसेस। एक्सीलेंट। और ये सर कितने मैक्सिमम नंबर्स और कितनी मैक्सिमम रोज पे जाता है जब आपके बच्चे कोर्स कंप्लीट करते हैं? देखिए, इसके अंदर हम लोगों ने एक आदर्श व्यवस्था दी हुई है कि बच्चे एक स्टैंडर्ड है कि उन्हें कितना करना है, बट बहुत ईमानदारी की बात यह है कि ब्रेन की कोई कैपेसिटी नहीं है। और हम लोग अपनी ट्रेनिंग के दौरान पेरेंट्स से भी जब बात करते हैं, क्योंकि कई सारी पेरेंट्स मीटिंग भी हम लोग अपने सेंटर्स पे और स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके थ्रू हम एक अवेयरनेस पेरेंट्स के अंदर लेके आते हैं। हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आपके बच्चों के ब्रेन की कोई कैपेसिटी नहीं है। जब आपके बच्चों ने फार्मूलाज को सीख लिया है, आप जैसे जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा आप उनकी प्रैक्टिसेस को भी और बढ़ाइए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लीजिए। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेंगे आप ये देखेंगे कि आपके बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आने लगते हैं। आपने जब एबेकस ज्वाइन किया उसके बाद आपको स्कूल में आपके फ्रेंड्स से कुछ अलग लगता है, आपके और आपके फ्रेंड्स में जो एबेकस नहीं कर रहे हैं एबेकस? जैसे कभी कोई टीचर देती है सम्स करने की, तो सबसे पहले मेरा हो गया था, सारे स्टूडेंट शॉक करते कि यार ये किस। आपको भी अच्छा लगता है। थैंक यू आराध्या, आपने हमें आइडिया, थैंक यू सो मच। सर आज इतना कंपटीशन है हर पीई में, तो क्यों कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा गेट्स एबेकस को ज्वाइन करे? एज एन फाउंडर ऑफ गेट्स एबेकस आप थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में बताइए मुझे कि कैसे वो दूसरी कंपनियों से अलग है। देखिए, गेट्स एबेकस में हम लोगों ने एबेकस कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद ये पाया कि हर बच्चे को एबेकस सिखाना इसमें परिवर्तन किए बिना संभव नहीं। यानी कि हम अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट पे बात करें जहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्कूल्स में बच्चे लर्निंग ले रहे हैं और वो स्कूल्स विशेषकर गांव में हैं, अब हम एबेकस को कैसे सिम्प्लीफाई करें कि छोटे छोटी जगहों के बच्चे भी उसको सीखें और एक बहुत बढ़िया एक महानगर में कोई CBSE स्कूल ICSE स्कूल है, वहाँ के बच्चे भी एट द सेम टाइम उसको सीख पाएँ। तो इसके लिए हम लोगों ने इस पूरे एबेकस की मेथड को रिव्यू किया और हमने उसकी प्रोसेस को पूरा अलाइन किया कि हमें कैसे ये करना है। अब इसमें जो आपका सवाल है, और आपका सवाल ये कि हमने क्या डिफरेंट किया है, तो जो हमारा डिफरेंट पार्ट है एबेकस के अंदर वो ये है कि हमने गेट्स एबेकस प्रोग्राम को दुनिया का पहला रिदमिक एबेकस प्रोग्राम बनाया। क्या हो रहा है? दुनिया का पहला रिदमिक एबेकस प्रोग्राम बनाया है। अच्छा। अब
जैसे मैं आपके एक्सप्रेशन से समझ पा रहा हूँ कि जो रिदमिक शब्द आया और शायद आपको कुछ इसमें अचरज या आश्चर्य हुआ है। देखिए, रिदमिक का मतलब ये है कि इसमें एक बहुत बड़ी एक कड़ी छूट रही थी कि हम बच्चे को एबैकस को सिर्फ फॉर्मूले से सिखाएं और देन उसके बाद प्रैक्टिस कराएं, जबकि एबैकस के पार्ट पे या किसी भी सब्जेक्ट को, ना केवल एबैकस को, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिस करके स्किल बनेगा। अब एबैकस में हमने ये किया कि हम वैदिक काल में गए, हमने जाना कि गुरु शिष्य परंपरा के क्या मायने थे, कैसे हमारा जो मोड ऑफ लर्निंग था वैदिक काल के अंदर, उसमें ज्ञान का ट्रांसफ़र गुरु से शिष्य को कैसे होता था। और फिर हमने फाइंड आउट किया कि वो सबका सब जो ज्ञान था जो हमारे गुरु से हमारे शिष्य को ट्रांसफ़र होता था वो शुद्ध ज्ञान पे बेस्ड था। शुद्ध ज्ञान का मतलब ये था कि हमारे वैदिक काल के ऋषिगण बच्चों को, शिष्यों को जो ज्ञान देते थे उसको वो सुनकर और बोलकर तो याद रखते थे। लेकिन एबैकस में मुझे, जब मैं करीब 10 साल एबैकस फील्ड में रहा, तब मुझे ज्ञान हुआ कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें या ये सब मेथड्स एबैकस में मिसिंग है। क्यों ना इन सारी मेथड्स को एक सिस्टम के तहत एबैकस एजुकेशन में लिया जाए और उसके बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे कुछ फॉर्मूलाज के साथ में ऐसे छंदों को, यानी कि ऐसे कनेक्शंस को बनाया जिससे हमारे सारे फॉर्मूलाज लयबद्ध हो गए और हमारी जो पूरी क्लास है वो एक लय में बहने लग गई। यानी कि आप ये देखेंगे कि जो मेजर नंबर ऑफ क्लासेस है वहाँ पर जब एबैकस एजुकेशन दी जा रही है तो वहाँ पर क्वांटिटी में से क्वालिटी निकालनी पड़ती। आप मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अपना एक शिफ्ट किया वैदिक परंपरा को लेकर, इन नॉर्मल एबैकस प्रोग्राम से एक रिदमिक एबैकस प्रोग्राम में हम गेट्स एबैकस को लेके आए, हमने ये पाया कि अब जो हमारी क्लास है उसमें क्वांटिटी में क्वालिटी निकल रही है। हम एक शब्द को समझ दो, क्वांटिटी में से क्वालिटी और क्वांटिटी में क्वालिटी। तो हम लोग आज हमारी क्लास के अंदर एक इस तरीके के ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट को बनाए हुए हैं कि जब भी हमारा बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को लर्न करता है, हम पेरेंट को बोलते हैं आप अपने बच्चे को घर पे टेस्ट कीजिए। जितना एबैकस प्रोग्राम या जितने भी प्रोग्राम के अंदर के कॉन्सेप्ट्स हमने आपके बच्चे को सिखाए हैं उसको आप अपने एंड पे टेस्ट कीजिए कि जहाँ तक भी आपके बच्चे ने उस एबैकस के कॉन्सेप्ट को सीखा है, जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो आगे पाएंगे कि हाँ, आपके बच्चे ने उन कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से सीखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर के बीच में एक जो सबसे बड़ा जो चेंज इस रिदमिक एबैकस प्रोग्राम के बाद में हम लोगों ने पाया, वो पाया ट्रांसफरेंस से। एंड मैं समझता हूँ मधुर जी की दुनिया में ट्रस्ट से बढ़ के कोई स्पीड नहीं है किसी चीज़ की। यानी कि पेरेंट जब आप पे ट्रस्ट करते हैं तो वो दिल खोल के आपको समर्थन देते हैं, वो आपको कॉपरेट करते हैं और अपने बच्चे के अंदर हर क्वालिटी को वो डेवलप करवा पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एबैकस प्रोग्राम के अंदर एक 360 चेंज आया जब हम लोगों ने रिदमिक एबैकस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया और उसके माध्यम से जो बच्चों में ट्रांसपेरेंट चेंजेस आए। उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है इंडिया के अंदर कि अब हर बच्चा एबैकस को बहुत आसानी से सीख पा रहा है। मुझे एक चीज़ पे और आपसे क्लियरिटी चाहिए। आपने बोला कि एबैकस के थ्रू हम लोग ओवरऑल ब्रेन डेवलप करते हैं बच्चों का, तो क्या ये जो आपका साइंस है एबैकस का, वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में भी नहीं यूज़ हो सकता है या वहाँ हेल्प करेगा बच्चों को? देखिए, एबैकस कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमें ये चीज़ खुद समझनी होगी। और आपके जो सवाल आ रहे हैं मधु जी, मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि हर पेरेंट के ही ये सवाल है। ये सर फील्ड भी ऐसे थोड़ा सा टैबू है इन चीज़ों को लेके कि हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई नई लैंग्वेज सिखाना बच्चों को या एबैकस या स्पोर्ट्स में डालना हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं किया जाता है। इसलिए मेरा आपसे क्वेश्चन यही था कि क्या बच्चा जब इतना टाइम दे रहा है तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी हेल्प मिलेगी या दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प मिलेगी उसे? देखिए, मैं मधु जी मैं फिर से आता हूँ उसी बात पे कि एबैकस सिर्फ एक विषय नहीं है, वो एक ऐसा ओवरऑल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है बच्चों के ब्रेन के लिए जिसमें हम बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से हटा के फोकस सिखाते हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान बच्चे जब क्लास में बैठे होते हैं वो अपने टीचर को खुद ध्यान से सुनते हैं
तो जब आपके पास एक बच्चा है जो बहुत शार्प सुनता है, बहुत शार्प फोकस करता है, बहुत अच्छे से उसका कंसंट्रेशन आपने बिल्ड किया हुआ है, उसके पास अब स्पीड है और एक्यूरेसी। अब आप मुझे बताइए कि मैं एक सामान्य सवाल पूछूं आपसे कि अगर मैंने एक चाकू में धार की है तो मधुर जी क्या वो सिर्फ आलू ही काटेगा, वो प्याज को नहीं काटेगा, या वो सिर्फ भिंडी ही काटेगा, गिलकी को नहीं काटेगा? मेरा उदाहरण बहुत हास्यास्पद भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसको यहाँ रिलेट करना चाहूँगा कि जब चाकू में धार होती है तो किसी भी सब्जी को काटता है। हम बच्चे का एक ब्रेन डेवलप कर रहे हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो बहुत शार्प है, जिसका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है, बच्चे का ऑडिटरी स्किल अच्छा है। अब वो पहले से बेटर अपने किनेस्थेटिक स्किल को भी जो है इम्प्रोवाइज कर पाया है। अब कंसंट्रेशन पहले से हट के आयरन कंसंट्रेशन हो रहा है। अब आप ये बताइए कि वो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में परफॉर्म करे, इसका कोई मतलब सिर्फ अंकगणित से या गणित से नहीं है, बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश या अन्य सब्जेक्ट से, और मैं तो बोलूँगा कि रियल लाइफ से भी है। आप ये पाएंगे कि जो लोग अंकगणित का जितना अच्छा यूज़ अपनी डेली लाइफ में करते हैं, उनकी सक्सेस रेट आप देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। जो लोग बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर पाते हैं वो सामान्यतः सक्सेसफुल हो जाते हैं। यस, हमारी एक फील्ड जब रिसर्च कर रही थी, आपकी टीम से बात कर रही थी, तो एक वर्ड निकल के आया था सुपर कॉन्सेंट्रेशन। राइट, ये क्या होता है थोड़ा सा बता। देखिए, सुपर कॉन्सेंट्रेशन को हमारी वैदिक भाषा में बोलते हैं अवधान, और अवधान जो वर्ड आया वो आया ए स्टेट ऑफ नो डिस्ट्रैक्शन, कि हम एक विषय पर केंद्रित हैं और उस विषय पर हम इतना केंद्रित हैं कि हमारा ध्यान उस विषय से हटके कहीं नहीं जाना, तो हम वो विषय ही बन गए। जब हम वो विषय ही बन गए हैं तो हम सुपर कॉन्सेंट्रेशन में चले गए। अब ये जो सुपर कॉन्सेंट्रेशन है, ये बच्चों को अचीव करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम उसे ये दिखाना चाहते हैं कि एक लाइफ है जो मीडियोक्रिटी की तरफ लेके जाएगी और एक लाइफ है जो ग्रेटनेस की तरफ लेके जाएगी, यानी जीवन को जीने के दो तरीके हैं, एक द्वयमता है और एक महानता है। अगर वो कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए जब वो सुपर कॉन्सेंट्रेशन वाली स्टेज को अचीव करता है तो वही पाता है कि मैं दूसरे लोगों से हटके कुछ बड़ा अचीव कर सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तो अब मैं एबैकस एजुकेशन से हटके आपको बताना चाह रहा हूँ कि एबैकस एजुकेशन में बच्चे को एक प्रेसिशन, हम उसका जो ध्यान करने का तरीका है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं, बार बार करा रहे हैं, और वो कराने से बार बार वो करने से बच्चे के अंदर एक हैबिट डेवलप हो रही है फोकस करने की। डिसिप्लिन भी आता ही होगा। आप ये देखिए कि जो रोजमर्रा में हम काम करते हैं लगातार, उससे हमारी आदतों का निर्माण होता है। आदतों का निर्माण सही भी हो सकता है और आदतों का निर्माण गलत भी हो सकता है। अब जैसे कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट से इस पूरे पॉडकास्ट को स्टार्ट किया था कि आज के टाइम में बच्चों का स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है और लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन काफ़ी बढ़ गया है, एंड पेरेंट्स उससे काफ़ी चिंतित हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, बल्कि बच्चे की एक रॉन्ग डायरेक्शन की हैबिट है। जब वो स्क्रीन पे शिफ्ट हुआ और जब उसने फ्रिक्वेंटली रील्स को शफल करना स्टार्ट किया, वो लगातार डिस्ट्रैक्शन की हैबिट को प्रैक्टिस कर रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे थे? अब हमें चाहिए कि हम बच्चे को उस डिस्ट्रैक्शन की हैबिट से, जो कि एक्चुअल में डिस्ट्रक्शन लेके आ रही है उसके देश की, और हमें समझ नहीं पा रहे, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, हम समझ नहीं पा रहे, हमें उसको फोकस करने पे शिफ्ट करना होगा। एबैकस क्या करता है, स्पेशली गेट्स एबैकस में जिस तरीके के हमने प्रैक्टिस पैटर्न्स बनाए हैं, हम लोग जो 120 मिनट्स का क्लासरूम टाइम डिवोट करते हैं बच्चे को, इसमें हम लोग 120 मिनट्स की एक्टिविटी को सीरियल से और सिस्टमेटिकली, जिसके अंदर ऑडिटरी, विजुअल और किनेस्थेटिक की तीनों एक्टिविटी मर्ज होती है, बच्चों को 120 मिनट का कंसंट्रेशन का, स्पीड का, एक्यूरेसी का, फोकस रहने का पूरा प्रैक्टिस कराते हैं। यानी हमारी क्लासरूम पूरा का पूरा ब्रेन एक्टिविटी का एक प्रैक्टिस सेशन है। अब जब बच्चा क्लास से घर जाता है, क्योंकि जो हमारा फ्रेंचाइजिंग प्रोग्राम है, हम लोग गेट्स एबैकस प्रोग्राम को 3 तरीके से इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। वन इज़ फ्रेंचाइजी प्रोग्राम, जिसमें हम लोग अपने लर्निंग सेंटर्स ओपन करते हैं। सेकंड वन इज़
स्कूल बेस्ड एबैकस प्रोग्राम, जिसमें स्कूल में अन्य विषय की तरह एबैकस को इम्प्लीमेंट किया जाता है और एक दूरस्थ बच्चों के लिए ऐसी जगहों पर जहाँ पे एबैकस एजुकेशन हमारे स्कूल बेस्ड या फ्रेंचाइज मोड से अवेलेबल नहीं है, वो ऑनलाइन प्रोग्राम बच्चों को जो है मुहैया कराते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को उन क्लासेस के बाद में वो कैसे फोकस रह पाए, उनको 20 मिनट्स का एक पूरा चंक बना करके देते हैं कि कैसे उनको हर दिन 20 मिनट बाकी अन्य चीज़ों से हटके पूरा कॉन्सेंट्रेशन को प्रैक्टिस करना है, पूरा लिसनिंग को प्रैक्टिस करना है, पूरा किनेस्थेटिकली उसको इन्वॉल्व होना है कि वो अपने हाथों को यूज़ करे, कोऑर्डिनेट करे, अपने पूरे ब्रेन का यूज़ करे, इमेज फॉर्मेशन करे। इस तरीके से हम एक प्रैक्टिस पूरा उसको बना के देते हैं। अब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए कि वो जब स्क्रीन के अंदर जा रहा है, बच्चे को पता नहीं है कि वो कितने आवर्स अपने स्क्रीन के अंदर दे रहा है। वो सिर्फ एक खूब था जो बच्चे को एक वीडियो में लेके गया था। और मधुर जी, मैं बच्चे की क्या बात करूँ, हाँ, और मैं भी जब रील देखते हैं हमें नहीं पता होता है कि हम फेसबुक के माध्यम से रील देख रहे थे या इंस्टाग्राम के माध्यम से रील देख रहे थे और हमने कितना टाइम उसके अंदर दे दिया है। तो यहाँ से स्क्रीन टाइम से जो मैंने एक शब्द उपयोग किया था, ब्रेन टाइम में हमने शिफ्ट किया बच्चे को, और यहाँ से बच्चे को पूरा फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड रहने के लिए हमने एक बढ़िया प्रैक्टिस बच्चे को घर में दिया। और इस तरीके से हमने बच्चे का सुपर कॉन्सेंट्रेशन स्टेज को अचीव करने के लिए एक रास्ता उसको बनाएगा। सर, आपने बोला कि आपके सेंटर पे तो क्वालिटी टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट एज एन सोसाइटी क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या एक आप एडवाइस दे सकते हैं सो दैट एक मास स्टूडेंट जहाँ पे बढ़ रहा है, एजुकेशन दे रहा है, वहाँ से हम कैसे क्वालिटी टैलेंट प्रोड्यूस हो सकते हैं? राइट। तो आपका सवाल ये है कि जैसे गेट्स एबैकस में हम क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वालिटी स्टूडेंट्स बना पा रही है, तो उतना ही क्वालिटी लर्निंग स्कूल्स में हम कैसे अश्योर कर सकते हैं और बच्चों को ज़्यादा स्किल्ड कैसे बना सकते हैं। तो इस मामले में मैं समझता हूँ कि जिन भी स्कूल्स ने बच्चों को एजुकेट करने की जिम्मेदारी ली है, वो रेगुलर अपने रिव्यू सिस्टम को बिल्ड करें, ये जानें कि बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई एक चीज़ है तो वो है कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग। बच्चे जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ज़्यादा आसानी होगी उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करने में। तो फर्स्ट थिंग इज बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न कराने के लिए सारे स्कूल्स या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो एफर्ट्स डाल, पहली चीज़, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट का सरलीकरण होता है, कॉन्सेप्ट इजी हो जाते हैं। जब बच्चों को कॉन्सेप्ट इजी हो जाते हैं तो बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होता है। जब कन्फ्यूज़न नहीं होता, बच्चा प्रैक्टिस में जाता है। जब बच्चा प्रैक्टिस करता है, बच्चा स्किल बनता है। अब बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट का सरलीकरण कर दिया, बच्चे को कॉन्सेप्ट इजी कर दिया, बच्चे ने प्रैक्टिस भी किया, बट एक लिमिट किया, उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा। अगर बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलता है, उसके एफर्ट्स के लिए उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो यहाँ मेरी सभी स्कूलों से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एक बहुत निवेदन है कि जब आप अंडरस्टैंडिंग कराएं, आप बच्चों से प्रैक्टिस कराएं, और जब आप उसको प्रैक्टिस कराएं आप उसको मोटिवेट करें। मोटिवेशन का कोई भी टाइप हो सकता है। आप बच्चों को अप्रिशिएट कर सकते हैं पब्लिक के बीच में, वो भी एक मोटिवेशन का टाइप है। आप बच्चों को छोटे छोटे गिफ्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि जब उसको मोटिवेशन मिलता है वो और प्रैक्टिस करता है। जब उसको गिफ्ट मिलता है या अप्रिसिएशन मिलता है या मोटिवेशन मिलता है, वो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपना ध्यान लगाता है। तो मैंने जितने बच्चों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनवाए, जितने बच्चों से नेशनल रिकॉर्ड्स बनवाए, मैंने जो मास लेवल पे बच्चों को क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक सिस्टम बिल्ड किया, जिसे मैं गेट्स एबैकस बोल रहा हूँ, उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में केवल 3 शब्द आप देखिए, अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिसिंग और मोटिवेशन। अगर इसका क्रम सही है, आपके बच्चे चमत्कार करें। हमने अभी आज जो डिस्कशन किया पॉडकास्ट में कि एबैकस एजुकेशन को लेके सारा डिस्कशन था, बट कई बार पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि हम डिसीजन कैसे में कि हमें बच्चों को ये चीज़ ज्वाइन करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। तो जिस स्टूडेंट ने यहाँ पे हमें डेमो दिया था, उनकी पेरेंट्स हम लोगों के साथ है, उनकी मदर के एक्सपीरियंस रहते हैं हम कि आफ्टर ये प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद उन्हें उनकी बच्ची में क्या डेवलपमेंट दिखा, क्या चेंजेस दिखे, और क्यों किसी पेरेंट्स को उनके बच्चों को ये प्रोग्राम ज्वाइन करवाना चाहिए।
सबसे पहले तो मैं सच में भी बहुत खुश हूँ इससे कि मैंने उसको ज्वाइन करवाया क्लास, क्योंकि जो मैंने इसमें चेंजेस देखे वो मैं ज़्यादा फील इसलिए कर पाई, जो मेरे अंदर नहीं था सबसे ज़्यादा लिसनिंग स्किल और फोकस, वो उसमें इतना आया है उस चीज़ को लेकर। जैसे अब मैं राइटिंग भी करती थी ना, तो माइंड में कुछ और चलता रहता, तो मेरी हैंड राइटिंग मैं खुद भी नहीं पढ़ पाती थी, मतलब इतनी बेकार हैंड राइटिंग। उसका मतलब हर चीज़ में इतना फोकस है, वो बहुत अच्छे से कामली बैठती है, सुनती है, बातों को समझती, और ऑब्जर्वेशन भी काफ़ी बड़ा है। वो कहीं भी जाती है, हम कहीं जाती है तो मैं जैसे चीज़ों को देख नहीं पाती, मेरा है गाड़ी में बैठे हैं तो बस घूमे, मेरे को लोकेशन नहीं पता अपन कहाँ से निकले हैं क्या है। उसको कहीं भी जाती है उसको बारी बारी डिटेल्स वहाँ की ये सब पता होती है। जब बात करते हैं उससे उसको लगता है कि वो वहाँ चीज़ देखी थी, वो ऐसा वहाँ था। तो काफ़ी मैं हर चीज़ में जो मेरे अंदर ही नहीं थी ना वो ज़्यादा मैंने देखी, और मुझे मतलब बहुत खुश हो कि उसका ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग स्किल और फोकस तो बहुत ज़्यादा रहा बढ़िया। एक लास्ट चीज़ और मैं आपसे पूछता हूँ कि जो बच्चे या बहन आपसे जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में लिए, और उस कोर्स ड्यूरेशन के बाद कुछ टाइम बाद जब आपसे मिलते होंगे तो क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके? और के देखिए, अलग अलग फील्ड में तैयारी करने वाले अलग अलग बच्चे मुझसे मिलते हैं, और उनके पेरेंट्स मिलते हैं। विशेषकर पेरेंट्स तब मिलते हैं जब उनका बच्चा उनके जीवन में सफल हो चुका होता है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये आता है पेरेंट्स की तरफ से कि ये वाला प्रोग्राम बच्चों के ही होना चाहिए। हर बच्चे को ये जो विधा है इसको सीखना ही सीखना चाहिए, और ये हमारे एजुकेशन करिकुलम का एक कंपलसरी हिस्सा होना चाहिए। ये तो पेरेंट्स का फीडबैक आता है। एंड जनरली जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो काफ़ी समय बाद ये मिलते हैं, तो थैंक यू जरूर बोलते हैं आके, क्या आपने उस समय हम लोगों का एराटिस का एजुकेशन दिया था, ट्रेनिंग दिया था, और उसको हमने ऐसी ऐसी जगहों पर इम्प्लीमेंट किया है, उससे जो हमको लर्निंग मिली थी या जो फोकस मिला था, जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर मिली थी, हमने अपने करियर में इस तरीके से एक एज ली है। देखिए, इससे हमारा भी एक जो एक्सपीरियंस होता है वो बढ़ता है, और हमारे सब्जेक्ट को लेकर हमारी श्रद्धा बढ़ती है, और हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं सब रिव्यूज़ से कि हम और अच्छा कैसे कर सकते। आपने बोला आपके बच्चे स्टूडेंट आपको थैंक यू बोलते हैं, तो मैं भी आपको थैंक्स करना चाहता हूँ। आपसे 2003 में हम लोग समिट में मिले थे, और वहाँ पे एज एन इंग्लिश या कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हम लोग मिलते थे। तो उस टाइम की कई सारी चीज़ें मैं आज बिजनेस में यूज़ करता हूँ, या मेरी डे टू डे लाइफ में मुझे वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। तो एज ए मेंटर मैं आपका पूरी लाइफ आपका थैंक्स ही रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला सर। बहुत इंसाइटफुल ये सेशन रहा हमारा। अपना एक्चुअली पीछे से मतलब आपने मुझे बोला कि हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। मैंने आपका एजुकेशन भी देखा है, आप छोटी जगह से ही बिलोंग करते हैं। बाद में आपने फिर अपनी एजुकेशन अपने इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया, देन आपने अपने आप को शिफ्ट किया, कंस्ट्रक्शन लाइन में आप गए। मुझे लगता है जम्मू से लगा के कन्याकुमारी तक आप सभी जगहों पर काम करके आ चुके हैं और कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में हैं। आप रूबरू जैसे प्लेटफॉर्म से कई सारे विद्वानों को बुला करके और सोसाइटी के लिए बहुत डिवाइन चेंज आने की ऊपर काम कर रहे हैं कि समाज का अलग अलग वर्ग अलग अलग प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके जो है वो आगे की तरफ बढ़ सके। तो इस पॉडकास्ट के दौरान काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने मुझसे किए, और मैं पॉडकास्ट में एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ कि कैसे आपके मम्मी पापा ने आपको इस तरीके से ग्रूम किया कि इतने मल्टीपल अलग अलग फील्ड्स में जाके आप अपनी एनर्जी को दे पाते हैं और इतने यूनिक आप रिजल्ट लेके आ पाते हैं। मधुर सर, यूनिक रिजल्ट और ये सारी चीज़ें तो नहीं, मतलब अभी तो जर्नी चल रही है। आप कब अपने आप ये सब चीज़ें बोलूँ, बट हाँ, अभी तक मैंने 27 बिजनेसेस ट्राई कर चुका हूँ या मैंने कर लिए हैं। स्टार्टिंग में क्लास में टैटूज़ या पेप्सी आती थी छोटी, वो कहीं से लाके उसको फ्रीज में रखना और फिर मैं सोसाइटी में बेचना। तो वो माइंडसेट था बिजनेस का। जॉब वाला पार्ट मुझे क्लियर था कि मुझसे नहीं हो पाएगी, बट इस जर्नी में 2-3 चीज़ें जो मुझे समझ में आई कि पेरेंट्स ने कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, हर चीज़ ट्राई करनी थी। बी के गवर्नमेंट ऑफिसर के बच्चे होते हुए मैंने यहाँ कई सारे
ठेले लगाने से लेके वो मेरा ट्राई था, मैंने फ्रूट चाट का ठेला लगाया या आईनॉक्स में मैंने वो जो टिकटिंग होती है वो सब काम किए। तो पेरेंट्स ने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मैं वो भी एक मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि सब चीज़ें ट्राई करते देना चाहिए बच्चों को। सेकेंडली ट्रैवलिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा। हम लोग स्कूल से खेलने जाते थे तो वो बस ट्रेन एडजस्ट करना, वो सारी चीज़ों के कारण बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। और यही सब चीज़ें आज बिजनेस में है, तो ये चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें रिस्क लेना है वाला पार्ट सिखाती है। और आप जैसे एक तो लोग और हैं जिनसे जब भी परेशान होता हूँ या कई चीज़ों में स्टक होता हूँ, तो सबके पास एक पेंटर होना चाहिए हर फील्ड का कि आपका रिलेशनशिप में नई चीज़ें सही चल रही है, बिजनेस में नहीं चल रही है, तो बस उनकी बात मान के और फिर उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे डिस्कस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है पहले आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे गाइड नहीं कर पाएंगे, बट एक एनर्जी तो देता, नहीं कर मत हो जाएगा। तो ये एक जो आपको कनेक्शन या बॉन्ड मिलता है वो वैसे लोग होना चाहिए कि सामने आप इमोशनली कनेक्टेड होकर चीज़ों को शेयर करवाएं। तो ये ही चीज़ें हैं। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब मैं टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर।